सो द टॉपिक इज़ डेंसिटी। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी। हम वेरिएशंस की बात कर रहे हैं इन द पीरियड और ग्रुप। तो सबसे अब यहाँ पर हम टॉप मोस्ट लेवल पे प्रॉपर्टी की बात करेंगे, डेंसिटी। बेसिकली डेंसिटी का फॉर्मूला हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, विच इज़ इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। मास को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर मैं किसी ग्रुप की बात करता हूँ, ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, क्योंकि वेरिएशन जो देखा जाएगा ग्रुप के अंदर वो हमेशा टॉप टू बॉटम ही देखा जाएगा, तो हमें वहाँ पे हमेशा ये चेक करना है कि एटॉमिक साइज जो बेसिकली एटम्स हैं, एटम का जो वेट है वो कैसे इंक्रीज हो रहा है। तो एटॉमिक वेट नीचे डाउन टू ग्रुप जाने पर क्या होते जाता है, इंक्रीज होते चले जाता है। टॉप टू बॉटम आने पे जो एटॉमिक वेट है एटम का वो हमेशा इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से डेंसिटी रेगुलरली क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं पीरियड में बात करता हूँ तो पीरियड में वेरिएशन पाए जाते हैं कि पहले वो मिडवे तक तो इंक्रीज होते हुए पाया जाएगा, मिडवे तक तो वो मैक्सिमम हो जाएगा और आफ्टर मिडवे वो वापस से रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम एस ब्लॉक में रहते हैं, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक तक जाते हैं, तो डी ब्लॉक के आधे ग्रुप्स तक हमारी डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो वहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम होते हैं डी ब्लॉक में। जब हम इन डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को करेंगे अकॉर्डिंग टू दी सीरीज, तो वहाँ पे आप देखोगे डी ब्लॉक का एक वेरिएशन कि जब डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो वहाँ तक तो डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं। लेकिन डी के बाद जब इलेक्ट्रॉन और भरने शुरू होंगे तो वो एस ऑर्बिटल में और पी ऑर्बिटल में जाने शुरू हो जाएंगे, डी 5 पे ही स्टेबल पाया जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी फिर से वापस डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो होगा क्या कि टॉप टू बॉटम आने पर डेंसिटी रेगुलरली इंक्रीज होती है और लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी पहले हाफ मिडवे तक तो इंक्रीज होती है और उसके बाद हाफ मिडवे के बाद क्या हो जाती है, वापस से डिक्रीज हो जाती है। तो ये वेरिएशन पाया जाता है पीरियड के अंदर और ग्रुप के अंदर। इसके बाद अगर हम कुछ बेसिक एग्जांपल्स को लेकर के चलें, बेसिक एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे सामने एक 7th ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं। 7th ग्रुप बेसिकली जो हेलोजन फैमिली का ग्रुप है। तो इस 7th ग्रुप के अंदर फ्लोरीन और क्लोरीन जो है वो गैसेज हैं, इनकी डेंसिटी लो पाई जाती है क्योंकि ये गैसियस स्टेट में होता है। ब्रोमीन एक लिक्विड है जिसकी डेंसिटी ऑलमोस्ट 3.19 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाई जाती है और जो आयोडीन है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, उसकी डेंसिटी 4.94 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। तो डाउन टू ग्रुप जब हम आए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये दोनों गैसियस नेचर में मिले, डेंसिटी कम रही। ये लिक्विड स्टेट में पाया गया, डेंसिटी ज़्यादा हो गई। आयोडीन सॉलिड स्टेट में पाया गया, इसकी डेंसिटी और भी ज़्यादा हो गई। अगर मैं एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की पैकिंग की एफिशिएंसी की बात करता हूँ या पैकिंग कैपेसिटी की बात करता हूँ कि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड होती है वो इंक्रीज होती चली जाती है, यानी कैपेसिटी भी बढ़ेगी, पैकिंग कैपेसिटी टफ हो जाएगी और जो बॉन्ड होंगे, बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी इंक्रीज हो जाएगी। उसके पीछे का रीज़न केवल इतना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने के साथ साथ उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते हैं और साइज छोटा होता चला जाता है इन दी पीरियड। तो जब हम एस से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर हम बात कर रहे होंगे वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को लेकर के। नेक्स्ट इसमें कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस हैं जैसे कि डेंसिटी ऑफ सोडियम एंड मैग्नीशियम में अगर मैं बात करता हूँ, इन दोनों की जो डेंसिटी है वो पोटेशियम और कैल्शियम से ज़्यादा पाई जाती है। अब बेसिकली अगर मैं इनकी प्लेसिंग की बात करूँ तो ये रखा हुआ है लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। सेकेंड ग्रुप में रखा हुआ है बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। अब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3s1 आउटर मोस्ट और ऐसे ही पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 4s1 आउटर मोस्ट, क्योंकि इसमें 3d क्या रहता है, 0 रहता है। भाई 3 शेल बनेगी तो 3 शेल में s भी पाया जाता है, p भी पाया जाता है, d भी पाया जाता है। तो s और p तो फुलफिल हो जाते हैं लेकिन d वाला ब्लैंक रह जाता है, खाली रह जाता है, जिसकी वजह से हम d 0 रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, हम किस बिहाफ पे ये एक्सेप्शन को डिफाइन करने वाले हैं कि बेसिकली अगर मैं ये देखते हुए चलूँ कि सोडियम और मैग्नीशियम का जो डेंसिटी होता है वो पोटेशियम और कैल्शियम से हमेशा क्या पाया जाएगा, ज़्यादा पाया जाएगा इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। देखो सोडियम और पोटेशियम के इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स में कितने कितने हैं, यहाँ पे 2p6 और 3s1 दिखाई दे रहे हैं, यानी कि पूरा ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ पे भी पूरा 3 वाले में ऑक्टेट कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कैल्शियम के लिए और बेसिकली देखो ये हो गया 3s1, ये हो गया 4s1 और इसमें पोटेशियम के अंदर 3d क्या पाई जा रही है, वैकेंट पाई जा रही है। तो कुल मिलाकर के जब इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही होगी तो सोडियम की तो ये हो गई, ये बिल्कुल टफ हो जाएगी क्योंकि 2p6 है और 2s
2 है, इसके अंदर डी है ही नहीं तो वो वैकेंट नहीं होगी, यानी वहाँ पर कोई भी पोजीशन खाली नहीं है, कोई भी वैकेंट स्पेस नहीं है जहाँ से हमें इलेक्ट्रॉन्स को इधर उधर करने की टेंडेंसी मिल सके। लेकिन जहाँ पर थर्ड शेल की फॉर्मेशन हो जाती है तो वहाँ पे एक एस ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल है, जिसमें कि एस और पी तो फुलफिल हो गए लेकिन डी अभी खाली है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं इसको एक्साइट करने की कोशिश करता हूँ तो ये इलेक्ट्रॉन निकल करके कहीं डी में ना जंप कर जाए, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी को लोअर माना जाता है एज कम्पेयर टू दी सोडियम। सिमिलरली मैग्नीशियम और कैल्शियम का केस भी यही होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे जब हम देखेंगे तो कैल्शियम में थर्ड स्टेट बनती है, तीसरा ऑर्बिट बनता है जिसके पास केवल 80 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जबकि इसकी मैक्सिमम लिमिट 18 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करने की होती है। जबकि मैग्नीशियम के पास केवल दूसरा ही ऑर्बिट होता है, दूसरे ऑर्बिट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन ही आ सकते हैं और ये 8 इलेक्ट्रॉन को कंटेन करता है। इस वजह से हम कहते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम जो है वो एक्सेप्शनल केसेस की तरह काम करते हैं पोटेशियम और कैल्शियम के केस में। जबकि हमने अभी पढ़ा कि जब हम एस ब्लॉक से पी ब्लॉक की तरफ जाते हैं तो डेंसिटी बढ़ती है, पहले आधे रास्ते तक बढ़ेगी फिर घटेगी, लेकिन ये आधे रास्ते तक यहाँ पे बढ़ ही नहीं पाई। रीजन क्या रहा? इनका वैकेंट डी ऑर्बिटल का पाया जाना इन दी कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो ये हमारे पास डेंसिटी का ऑर्डर आ जाता है बेसिकली मैग्नीशियम और कैल्शियम की ज़्यादा और सोडियम और पोटेशियम की उससे कम। नेक्स्ट लिथियम की अगर मैं बात करता हूँ तो लिथियम एक सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट मेटल है। अर्थ क्रस्ट पे पाई जाने वाली मेटल्स में सबसे हल्की धातु इसको बोला जाता है। अगर हाईएस्ट डेंसिटी की बात करें हम सॉलिड मेटल की तो वो 922.63 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाई गई है, जो कि इरिडियम की है, और ओस्मियम है 22.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और लिक्विड के अंदर मरकरी है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बेसिकली ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। जो सॉलिड मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी हमारे पास ये रही, और जो लिक्विड मेटल है वो हमारे पास 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर मैं ऑर्डर की बात करता हूँ, डेंसिटीज ऑफ एलिमेंट्स के ऑर्डर की, तो पोटेशियम और कैल्शियम जो इनकी डेंसिटी है वो हमेशा लेस रहती है ड्यू टू द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स इन द इनर शेल्स। तो लिथियम और पोटेशियम सबसे पहले रखे जाएंगे, देन आफ्टर सोडियम, रुबिडियम और सीजियम। और अगर ऑर्डर हमसे पूछा जाए कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम और स्ट्रोंशियम में, तो कैल्शियम का सबसे कम होगा, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर बेरिलियम और फिर स्ट्रोंशियम। रीजन आप यही देखोगे कि किसकी इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड है और किसकी इनर शेल में एक ऑर्बिटल खाली है। अगर ऑर्बिटल खाली होगा तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ऐसे ही स्कैंडियम, यट्रियम और लेंथेनम है, ऐसे ही टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम है। नेक्स्ट है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये जिंक, कैडमियम और मरकरी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो बेसिकली डेंसिटी के ये ऑर्डर्स याद करने हैं, एग्जामिनेशन में एमसीक्यूज में सीधे सीधे ऑर्डर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, इसमें बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है हमारे पास। तो बॉइलिंग पॉइंट जो है बेसिकली हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेसिकली एग्रीगेशन ऑफ एटम्स की, कभी भी सिंगल एटम के लिए रिप्रेजेंटेड नहीं होगी। हमेशा बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट सिंगल एटम का ना होकर के ग्रुप का होता है, ग्रुप ऑफ एटम्स का होता है, जिसको हम एग्रीगेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टी के नाम से भी जाना जाता है। तो पीरियड के अंदर अगर मैं बात करता हूँ तो लेफ्ट टू राइट जाने पर बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। पहले आधे रास्ते तक इंक्रीज होंगे, फिर उसके बाद डिक्रीज होंगे। सेम वही वेरिएशन है पीरियड के अंदर इनका, जैसा अभी हमने देखा। जैसे मैं अल्कली मेटल्स की बात करूं तो अल्कली मेटल्स जो होती हैं वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होती हैं, जो कि बीसीसी होती हैं। बीसीसी का मतलब होता है बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। बीसीसी की फुल फॉर्म होती है बॉडी क्यूबिक सेंटर्ड। अब ये 12th क्लास में पढ़ोगे तुम लोग सॉलिड स्ट्रक्चर चैप्टर में जाकर के, सॉलिड स्टेट वाले में। उसमें एफसीसी, बीसीसी और एससी 3 टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। सिंपल क्यूबिक होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है, और ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक होती है। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिस्टल्स हैं, जो सोडियम, पोटेशियम वगैरह की जो हम बात कर रहे हैं अल्कली मेटल्स की, उनके सेंटर में, बॉडी के सेंटर में एक एटम बैठा होता है और कॉर्नर्स पर भी एटम बैठे होते हैं। तो इनकी पैकिंग टफ हो जाती है थोड़ी सी, जिसकी वजह से मतलब ऐसी इतनी टफ रहेगी, केवल कॉर्नर्स पे से तो टफ पाई जाएगी, लेकिन इसको तोड़ना हमारे लिए आसान होगा। क्यों तोड़ना आसान होगा? क्योंकि इसका जो फेस है वो केवल 4 एटम के 1/8 पार्ट से कंसिस्टेड है। बाकी के पार्ट को हम आसानी से हीट का अमाउंट देकर के तोड़ सकते हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। लेकिन ट्रांजिशन मेटल्स की अगर हम बात करें तो उनकी बीसीसी स्ट्रक्चर की जगह एफसीसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। उनके पास फेस सेंटर्ड होते हैं। फेस सेंटर्ड मतलब जैसे मैं अगर इसकी एक क्यूबिक स्ट्रक्चर कंसिडर करके चल रहा हूँ तो कॉर्नर्स पर टोटल एटम्स बैठे होंगे, सब एटम एक दूसरे को टच करते हैं। तो अब इस क्यूब के पास टोटल 6 फेसेस हैं। उन 6 फेसेस पर भी एक एक एटम बैठेगा। यहाँ पर बैठ गया, पीछे फेस पर बैठ गया, साइड फेस पर बैठ गया, अपर फेस पर बैठ गया, साइड फेस पर बैठ गया, फ्रंट फेस पर बैठ गया। तो अब ये 6 एटम भी इस तरीके से कनेक्टेड होंगे। मतलब अगर मैं एक फ्रंट फेस को कंसिडर करके चलूँ कि ये क्यूब का फ्रंट फेस है, तो इसके सेंटर में भी एक एटम बैठा होगा, फ्रंट फेस के सेंटर पे। तो ये कंजस्टेड स्ट्रक्चर हो जाएगी कि इसके कॉर्नर के एटम्स बीच वाले सेंटर वाले एटम को भी टच कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा, क्योंकि बॉन्डिंग को तोड़ना मुश्किल होगा। अगर बात करें इनर्ट गैस की या ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, तो इनर्ट गैसेस के केस में लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट पाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी गैसियस होती हैं।
गैसियस नेचर में ही पाई जाती हैं, गैस होती हैं हमेशा, और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में बना होता है। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। तो ट्रांजिशन मेटल्स कह लो या एलिमेंट्स कह लो, इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हमेशा हाई होता है, क्योंकि मेटल्स हैं सारे के सारे। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो क्या है, सारी मेटल्स हैं, और मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट जनरली कैसा होता है, हाई होता है। लेकिन हम अल्कली मेटल्स की बात करें तो वो सॉफ्ट होती है नेचर में, क्योंकि अकरेंसी इनकी सॉफ्ट मेटल की तरह पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अगर मैं एक्सेप्शनल केसेस में बात करूँ या मैं ऐसी केसेस की बात करूँ जो अलग ही हैं, पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करती हैं, तो मेटल में आ जाती है टंगस्टन। टंगस्टन का मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट होता है इन दी पीरियोडिक टेबल, दैट इज 3410 डिग्री सेंटीग्रेड। और मरकरी वो सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दिखाती है, -38 डिग्री सेंटीग्रेड। इतने टेम्परेचर पर ये मेल्ट हो जाती है। नॉन मेटल की बात करें अगर, तो नॉन मेटल में कार्बन है। कार्बन जो है वो डायमंड की फॉर्म में पाया जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट 3727 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मेटल्स में तो ये एक्सेप्शन है दोनों, ये इंपॉर्टेंट है। और नॉन मेटल में एक कार्बन हो गया और एक हीलियम हो गया, कि कार्बन का डायमंड फॉर्म में 3727 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और हीलियम का लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होगा -270 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर मैं ग्रुप की बात करता हूँ तो ग्रुप के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें होने वाली हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है हमेशा डाउन टूवर्ड जाने पे। जैसे जैसे तुम डाउन टूवर्ड जाते जाओगे तो उनकी स्टेट जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाएगी, वो लूजली पैक्ड होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनका साइज बढ़ता चला जाएगा। तो लिथियम और सोडियम सॉलिड स्टेट पे पाए जाते हैं, जबकि सीजियम और फ्रेंशियम लिक्विड स्टेट पे पाए जाते हैं। जो ये ग्रुप है सबसे पहला रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम, तो उसमें ये दोनों कैसी हैं, लिथियम और सोडियम जो है बेसिकली सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, जबकि अगर मैं सीजियम और फ्रेंशियम की बात करता हूँ तो लिक्विड स्टेट में हो जाती हैं, ये भी सॉलिड ही रहती हैं। तो जैसे जैसे हम डाउन टूवर्ड्स आ रहे हैं इनकी स्टेट चेंज होती जा रही है, स्टेट चेंज होने की वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट डाउन टूवर्ड्स क्या होता जाता है, डिक्रीज होते चला जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, और दूसरी चीज़ रिपल्जन ज़्यादा हो जाता है और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे वीक मेटालिक बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करूँ तो उनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे हमेशा डाउन टू ग्रुप जाने पर, क्योंकि यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है जिसको हम लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन को हम देखेंगे जब डी ब्लॉक पढ़ाया जाएगा तब। तो ZeF जो है बेसिकली ये हमारा हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जब हम डी ब्लॉक में जा रहे हैं तो डी ब्लॉक के अंदर क्या पाया जाता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यानी साइज छोटा होना शुरू हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है श्रिंक होना। तो जब साइज एटम का छोटा होगा तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो वहाँ पे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, और जब बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी, यानी बॉन्ड को तोड़ने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो ज़्यादा होगी। तो बेसिकली अगर अब हम पी ब्लॉक की बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में थर्ड ग्रुप से लेकर के फोर्थ ग्रुप तक के जो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो डिक्रीज होते हैं डाउन दी ग्रुप। थर्ड ग्रुप और फोर्थ ग्रुप की जो हम बात कर रहे हैं बेसिकली वो 13th और 14th की बात कर रहे हैं, यानी कि कार्बन बोरोन फैमिली होगी तुम्हारे पास 13th, कार्बन फैमिली होगी तुम्हारे पास 14। और जो फिफ्थ ग्रुप है, फिफ्थ ग्रुप से 0 ग्रुप तक की अगर मैं बात करूँ, यानी नाइट्रोजन फैमिली से 15th ग्रुप से 18th ग्रुप तक, यानी 0 वाले ग्रुप तक, वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं डाउन द ग्रुप। ये दोनों को हम इसीलिए एक्सेप्शनल केसेस में पढ़ते हैं, या फिर ये कहूँगा कि इनकी प्रॉपर्टीज़ को सेपरेटली ही पढ़ाया जाता है, क्योंकि इनके अंदर कुछ नॉन मेटालॉइड्स भी, कुछ मेटालॉइड्स भी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से डाउन टूवर्ड जाने पर इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट थोड़े से डिक्रीज पाए जाते हैं, जबकि बाकी के जो नॉन मेटल्स हैं एटॉमिक वेट और मॉलिकुलर वेट और वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ज़्यादा पाए जाते हैं। तो याद रखना है कि 13th और 14th जो ग्रुप होता है उसमें बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट डाउन टूवर्ड्स डिक्रीज रहेगा, और जो बेसिकली 15th to 18th ग्रुप है उनमें हमेशा इंक्रीज रहेगा। अगर मैं मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ और डायटोमिक मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, तो मोनो एटॉमिक वाले कौन से ग्रुप में रखे हुए हैं, 0 ग्रुप में रखे हुए हैं, और डायटोमिक वाले कौन से ग्रुप में रखे हुए हैं, हेलोजन ग्रुप में रखे हुए हैं, हेलोजन फैमिली में। क्योंकि 0 वाले कौन से, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनोन है, रेडोन है, ये सब चीज़ें हैं जो मोनो एटॉमिक गैसेस हैं। लेकिन अगर हेलोजन की बात करूँ तो फ्लोरीन डायटोमिक स्टेट होती है F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2, ये होती है डायटोमिक स्टेट पर। तो जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं डायटोमिक वालों के ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू दी मोनो एटोमिक स्पीशीज़। ये एक एक्सेप्शन है, याद रखना है हमेशा। एटॉमिक सॉलिड जो होते हैं नॉन मेटल्स, जैसे कि बोरोन और कार्बन की हमने बात करी या सिलिकॉन की हमने बात करी, उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होंगे वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर कोवलेंट नेचर ज़्यादा पाया जाता है एज कम्पेयर टू दी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या फिर ऑक्सीजन फैमिली एलिमेंट्स। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिकुलर सॉलिड आर लेस। जो मॉलिकुलर सॉलिड्स होते हैं उनका वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये थी हमारे पास डेंसिटी और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। दोनों की दोनों चीज़ें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
और एनसीईआरटी में इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीप नहीं लिखा हुआ है, इसी वजह से इन प्रॉपर्टीज़ को हम सेपरेटली डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा बात कुछ ऐसी है कि वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और यार बटन दबा ही दो, पसंद आई हो या ना आई हो क्या जाता है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब में क्या जाता है, कुछ भी तो नहीं जाता। तो दबा दो, बटन दबा दो, आइंस्टाइन बोल रहा है।